हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल विल बी वेल डियर एंड ऑल विल बी फाइन। तो बच्चों, जिस तरीके से जैसा आपको प्रॉमिस किया गया था कि 19 मार्च 2026 से हम लोग यूट्यूब पर फॉर द कमिंग एकेडमिक 2026-27 के लिए स्टार्ट करेंगे नया बैच। तो आज से ये क्लास स्टार्ट हो रही है और फिजिक्स में सबसे पहले वी विल डिस्कस द यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इन दिस यूनिट फर्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे और डेली आपको जो है शाम को 8 बजे ये क्लासेस मिलेंगे यूट्यूब पर। तो डेली बेसिस पे आप ये क्लासेस देखिए, नोट्स बनाइए और अपने जो कमिंग एकेडमिक 2026-27 है उसकी तैयारी करिए। क्लास में जो स्टडी मटेरियल आपको यहाँ से मिलेगा थ्रू द यूट्यूब, तो उसके आप जब नोट्स बनाएंगे तो दीज नोट्स विल बी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जाम along with your competition एग्जाम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे साथ क्लास को और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में बेटा पहला जो आपके लिए क्वेश्चन है, जो आपके लिए यूजफुल है इलेक्ट्रिक चार्ज में, क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जो मास है, मास, तो एक स्टेटमेंट मैं यहां लिख रहा हूं, आप बताइए वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। मास फिजिकल प्रॉपर्टी है, आप जानते हैं। तो मास इज यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट 100% सही है? इस यूनिवर्स में आपको हर जगह पर मास मिलेगा। तो मास इज यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हम जानते हैं कि मास हमें इस यूनिवर्स में हर जगह मिलता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है जो आपने अपनी 11th क्लास में पढ़ा है कि इस मास प्रॉपर्टी की वजह से म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसको कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ड्यू टू मास प्रॉपर्टी, मास प्रॉपर्टी, म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स जिसको कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स टेक प्लेस बिटवीन मासेस। तो इलेक्ट्रिक चार्ज चैप्टर में जो बातें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, सबसे पहले थोड़ा सा उनको रिवाइज कर लें। अगर हमको ये पॉइंट्स पता है तो सो गुड, अदरवाइज नहीं पता है तो हमको पहले जानना चाहिए। तो दो बातें आपको बता दी गई कि जो मास है वो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है और मास प्रॉपर्टी की वजह से दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स निकलता है। और पॉइंट मासेस के लिए, लिसन केयरफुली, पॉइंट मासेस के लिए हमारे पास में जो है एक फार्मूला भी है गिवन बाय द न्यूटन, कि अगर हमारे पास में 2 पॉइंट मासेस है, सपोज कर लो कि एक पॉइंट मास हमारे पास में है, ये हमारे पास में एक पॉइंट मास है m1 और एक दूसरा पॉइंट मास है m2 और इनके बीच का डिस्टेंस है r। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स निकालने का फार्मूला गिवन बाय द न्यूटन F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस फार्मूले की हेल्प से हम ग्रेविटेशनल फोर्स को निकाल सकते हैं। जब हम ये सारी बातें हैं जो अभी हमने बताई कि मास यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है
और बिकॉज ऑफ द मास ग्रेविटेशनल का अट्रैक्शन फोर्स होता है दोनों मासेस के बीच में, टू मासेस के बीच में। जब हम ये बातें करते हैं फॉर द फंडामेंटल पार्टिकल्स, ध्यान दीजिएगा, वैसे तो फंडामेंटल पार्टिकल्स की लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन अगर हम फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें, फंडामेंटल पार्टिकल्स, इसमें हम मेनली बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, हम बात करेंगे प्रोटॉन की, और हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की। और फंडामेंटल पार्टिकल में हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन लिया, ये इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं कुछ डिस्टेंस पर, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सपोज दैट 1 सेंटीमीटर है। तो इलेक्ट्रॉनों में मास होता है, और इस मास की वजह से इनके बीच में काम करने वाला जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है, अगर हम इस फार्मूले को अप्लाई करें तो F इज इक्वल टू जी की वैल्यू हो गई 6.67 10⁻⁻11, और m1 मींस मास, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻31 kg, और इस इलेक्ट्रॉन का मास भी 9.1 10⁻31 kg। तो 9.1 10⁻31 m1 की वैल्यू, और सेम वैल्यू यहाँ पर m2 की वैल्यू है 9.1 10⁻31, और अपॉन में डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे तो रिजल्ट आएगा -2 और होल स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉनों में जो मास प्रॉपर्टी है, बिकॉज ऑफ दिस मास प्रॉपर्टी, उनके बीच में, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो अट्रैक्शन का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना होगा वो निकाल रहे हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहला वाला जो ब्रैकेट है वो बन जाएगा 10⁻⁻10, दूसरा वाला ब्रैकेट ऑर्डर में निकालेंगे तो आ जाएगा -30, नेक्स्ट ब्रैकेट भी आ जाएगा -30, और यहां से आ जाएगा -4। हम लोगों ने यहाँ पर डियर ऑर्डर वाला यूज किया है मेथड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो अगर आपको ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं पता है तो आपको ये सीख लेना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में ये बहुत हेल्प करता है। तो जैसे ही फटाफट हमने सारे के सारे टर्म्स को ऑर्डर में बदला तो देखिए कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। ऊपर निकल के आएगा -30 यानी कि 60, और 10 70 से ऊपर जाएगा 4, तो सॉल्व करने पर ये आएगा 10⁻⁻66 न्यूटन। तो मास प्रॉपर्टी की वजह से दो इलेक्ट्रॉन जो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हैं, उनके बीच में काम करने वाला अट्रैक्शन फोर्स इतना होना चाहिए। इतना होना चाहिए, लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि जब हमने दोनों इलेक्ट्रॉनों को, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब हमने इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को इस डिवाइस के अंदर रखा, टीबीडी,
T means torsion, बैलेंस डिवाइस, बैलेंस डिवाइस। तो जब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को इस टॉरिसन बैलेंस डिवाइस के अंदर रखा, ये जो टॉरिसन बैलेंस डिवाइस है, ये दो लोगों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है इसको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करती है। दो लोगों के बीच में बिना टचिंग के, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स में डिस्टेंस मेंटेन रहती है और वहां पर फोर्स बनता है, तो उस फोर्स को निकालने के एक तरीके में से हमारे पास में है कि हम इस ग्रेविटेशन वाला जो फार्मूला उसको यूज करें और फोर्स निकाल लें। और दूसरा तरीका ये है कि आप जो है उस डिवाइस को, जिसका नाम है टॉरिसन बैलेंस डिवाइस, तो उसको जब यूज करेंगे और इस फोर्स को निकालेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ टॉरिसन बैलेंस डिवाइस जब हमने दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में काम करने वाले फोर्स को निकाला, तो वो निकल के माइनस का 24 न्यूटन आया और उसका जो नेचर था वो रिपल्सिव था, रिपल्सिव था। और ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं वो हमने नहीं की थी, वो सारी की सारी एक्टिविटी, सारे के सारे जो काम है वो विलियम गिलबर्ट ने किया, विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने कहा कि मास यूनिवर्सल है, सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मास यूनिवर्सल है और ये ट्रू भी है। सभी लोग जानते हैं कि मास प्रॉपर्टी से मास प्रॉपर्टी से अट्रैक्शन फोर्स होता है और विद द हेल्प ऑफ फार्मूला न्यूटन गिवन बाय न्यूटन वी फाइंड इट। तो उन्होंने कहा कि न्यूटन के फार्मूले से हमको ये रिजल्ट मिल गया और इस मशीन से भी निकाल के देखा जाए, लेकिन जो रिजल्ट आया वो बड़ा शॉकिंग था। क्या शॉकिंग था? मास प्रॉपर्टी की वजह से जो फोर्स है वो माइनस का 66 न्यूटन है और ये अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन मशीन से काउंट होने वाला जो डिवाइस है इससे निकलने वाला फोर्स माइनस का 24 न्यूटन। तो माइनस का 24 न्यूटन ये इससे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और ये वाला फोर्स रिपल्सिव है, जबकि मास वाला फोर्स तो अट्रैक्टिव होता है। तो गिलबर्ट ने कहा कि 101% इलेक्ट्रॉनों के पास मास तो है ही, लेकिन इसके पास कुछ और भी है। ऐसा वो क्यों कह रहा है? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनों के पास केवल मास होता, प्योर मास होता, तो मशीन से आने वाला फोर्स और फार्मूले से निकलने वाला फोर्स मैच करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विद द हेल्प ऑफ डिवाइस जो फोर्स निकल के आ रहा है वो अलग ही तरीके का है, नेचर में भी अलग है और वैल्यू में बहुत अलग है। तो यानी ये जो 10 टू द पावर माइनस 24 न्यूटन फोर्स है ये मास की वजह से नहीं हो सकता। सेम रिजल्ट रिपीट किया गया प्रोटॉनों के साथ, सेम रिजल्ट प्रोटॉनों के साथ। हमने प्रोटॉन लिए, ये प्रोटॉन लिया और एक प्रोटॉन ये आ गया, डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है एंड वी नो कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.66 माइनस का 27 केजी, और यहां पर भी प्रोटॉन का मास 1.66 माइनस का 27 केजी। तो मास की वजह से जो फोर्स है वो कितना आना चाहिए निकालते हैं। तो फार्मूला है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, 6.67 10 टू द पावर माइनस 11। m1 मीन्स प्रोटॉन का मास 1.66 माइनस 27, m2 मीन्स 1.66 10 टू द पावर माइनस 27 और डिस्टेंस यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 होल स्क्वायर। और अब यहाँ पे कैलकुलेशन फटाफट करने के लिए हम लोगों ने इसको ऑर्डर में बदला तो रिजल्ट आ गया -10, यहाँ से आ गया -26,
नहीं, ये आएगा 27। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के जो कॉन्सेप्ट हैं वो कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करते हैं। तो ये आया आपका 27 और ये भी माइनस का 27, जरूर आप इनको जानिए। और ये आया माइनस का 4। सॉल्व करेंगे तो आएगा मास प्रॉपर्टी से फोर्स आएगा 27, 27 54, 64 और 64 से 4 आ जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 66 न्यूटन। और ये फोर्स अट्रैक्शन का है। लेकिन इन दोनों को जब हम उस टीबीडी टॉरिसन बैलेंस डिवाइस में जब रखते हैं तो जो फोर्स निकल के आता है वो 10 की पावर माइनस 24 न्यूटन आता है, जो कि रिपल्सिव नेचर का है। तो इलेक्ट्रॉनों की तरीके से ये बात प्रूफ हो रही है कि ये जो फोर्स निकल के आ रहा है वो मास की वजह से नहीं हो सकता, ये किसी और कारण से है, कोई और रीजन है जिसकी वजह से ये फोर्स आ रहा है। सिमिलरली न्यूट्रॉनों के साथ चेक किया गया, यहां पर न्यूट्रॉन लिया गया, ये एक न्यूट्रॉन यहां लिया गया, मास की वजह से फोर्स निकाला गया और मशीन से निकाला गया फोर्स, टीबीडी टॉरसन बैलेंस डिवाइस। तो न्यूट्रॉन के केस में दोनों मैच कर गए। ये हमारे पास में न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन डिस्टेंस वही है 1 सेंटीमीटर, तो फार्मूला लगा करके आपने फोर्स निकाला तो निकल के आएगा 10 टू द पावर माइनस का 64 और ये 4, ये 60 न्यूटन आएगा, तो आएगा माइनस का 60 न्यूटन। और टॉरिसन बैलेंस डिवाइस से जब आप निकालेंगे इस फोर्स को तो भी निकल के आएगा माइनस का 60 न्यूटन। तो देखिए न्यूट्रॉनों को केस में मैच कर रहा है रिजल्ट, यानी न्यूट्रॉनों में मास के अलावा कुछ और नहीं है। बात आप समझ पा रहे होंगे। इलेक्ट्रॉनों में मास है लेकिन कुछ और भी है, और उस कुछ और की वजह से बहुत स्ट्रांग फोर्स निकल के आता है। ये देखिए प्रोटॉनों में मास है लेकिन मास के वजह से जो फोर्स है वो ये है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ टॉरिसन बैलेंस डिवाइस, टॉरिसन बैलेंस डिवाइस से निकलने वाला फोर्स कुछ और ही आ रहा है। इससे ये प्रूफ हो रहा है प्रोटॉनों के अंदर भी कुछ और है मास के साथ साथ, बट न्यूट्रॉनों में ऐसा कुछ नहीं है। तो जब विलियम गिलबर्ट से ये पूछा गया कि वो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों में जो मास के साथ साथ कुछ और है वो क्या है, तो उन्होंने कहा ये बहुत पावरफुल है, जो भी है वो बहुत पावरफुल है क्योंकि बहुत स्ट्रांग फोर्स निकल के आ रहा है। और उन्होंने उस पावरफुल प्रॉपर्टी को नाम दिया इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास में है। ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और आगे जाकर के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को स्ट्रांगली म्यूचुअल इंटरेक्शन वाला फोर्स देते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज ये क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज तो इलेक्ट्रिक चार्ज is a property of fundamental particles like इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और भी आगे फंडामेंटल पार्टिकल्स इनके अलावा भी हैं जिनमें ये चार्ज प्रॉपर्टी मिलती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स ड्यू टू विच these particles make a strong mutual interaction
इसकी जगह पर आप लिख सकते थे फोर्स। तो ड्यू टू विच दीज पार्टिकल्स मेक स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन देम। और जब ये प्रॉपर्टी किसी में होती है तो वहां पर इसी प्रॉपर्टी का फोर्स जो है वो लीडिंग में होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनों के केस में मास और चार्ज दोनों था, तो मशीन में जो फोर्स निकल के आ रहा था वो चार्ज वाला निकल के आ रहा था, क्योंकि मास वाला फोर्स बहुत छोटा था। तो ये जो चार्ज वाली प्रॉपर्टी है जब कहीं पर भी होगी तो मास तो वहां पर होगा ही होगा, क्योंकि मास तो यूनिवर्सल है। तो ये जो चार्ज प्रॉपर्टी होती है, चार्ज प्रॉपर्टी लीडिंग ओवर मास, लीडिंग ओवर मास, कहीं पर अगर ये प्रॉपर्टी है तो ये जीतेगी। भाई मास मास की वजह से भी फोर्स होगा और चार्ज प्रॉपर्टी की वजह से भी फोर्स होगा, लेकिन जो चार्ज प्रॉपर्टी वाला फोर्स होगा वो इतना स्ट्रांग होगा, इतना स्ट्रांग होगा कि मास प्रॉपर्टी का फोर्स वहां पर आपको मिलेगा ही नहीं, मतलब उसका इफेक्ट आपको नहीं दिखाई देगा। तो कौन जीत रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी जीत रही है, चार्ज। तो जब भी चार्ज प्रॉपर्टी कहीं पर होगी तो वहां पर जो मास प्रॉपर्टी है चार्ज हमेशा क्या करता है, लीड करता है। तो इस तरीके से विलियम गिलबर्ट की इस एक्टिविटी ने हमको इलेक्ट्रिक चार्ज का इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं। नोट्स बनाइएगा डियर। चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज है और हमारे दिमाग में फीड है कि मास तो हर जगह मिलेगा, एवरीवेयर वी हैव ए मास। और मास प्रॉपर्टी की वजह से हमको अट्रैक्शन फोर्स मिलता है, जिसको कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा है। तो ये बात हमारे अंदर फीड हो गई है कि मास हर जगह होता है और इसकी वजह से हमको ग्रेविटेशनल का अट्रैक्शन फोर्स मिलता है। क्लियर? अब जब ये बात प्रोपेगेट हो गई है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स के लिए, फंडामेंटल पार्टिकल्स के लिए इसको जो है टेस्ट किया गया, इलेक्ट्रॉनों को लिया गया, मास प्रॉपर्टी की वजह से फोर्स ये होना चाहिए, बट टॉरिसन बैलेंस डिवाइस में निकलने वाला फोर्स ये था जो नेचर में भी अलग था और वैल्यू में भी अलग था, और माइनस का 24 माइनस के 66 न्यूटन से बहुत बड़ा है। तो एक बात निकल के आती है कि जो टॉरिसन बैलेंस डिवाइस जिस फोर्स को रीड कर रहा है, टॉरिसन बैलेंस डिवाइस में जो ये फोर्स निकल के आ रहा है, ये मास की वजह से तो नहीं हो सकता। रीजंस आपको पता ही है, क्योंकि ये रिपल्सिव नेचर का है और मास वाला फोर्स बड़ा ही वीक है। नेगेटिव 66 न्यूटन माइनस के 24 न्यूटन से बहुत छोटा है। नेगेटिव का 66 न्यूटन माइनस के 24 न्यूटन से बहुत छोटा है। और दूसरा मास वाला फोर्स अट्रैक्शन है, जबकि ये कैसा, रिपल्सन है। तो बहुत क्लियर था कि इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो ये फोर्स निकल के आ रहा है वो मास की वजह से नहीं हो सकता, वो किसी और वजह से है। वो कोई और है जिसने इस फोर्स को मेंटेन किया हुआ है। वो कौन है? फिर जब चेक किया गया प्रोटॉनों के साथ, तो प्रोटॉनों में मास वाला फोर्स ये आना चाहिए, मास वाला फोर्स ये आना चाहिए, लेकिन टॉरिसन बैलेंस डिवाइस से निकल के ये आ रहा है और ये भी बहुत पावरफुल है। और नेचर में भी आप देखिए रिपल्सिव, जबकि मास वाला फोर्स अट्रैक्टिव होता है। तो यहां से भी ये वेरीफाई हो रहा है कि प्रोटॉनों प्रोटॉनों के बीच में जो ये फोर्स है वो मास की वजह से नहीं है, वो किसी और ताकतवर प्रॉपर्टी की वजह से है। लेकिन जब न्यूट्रॉनों के साथ चेक किया गया तो मास प्रॉपर्टी से जितना फोर्स निकल के आया और टॉरिसन बैलेंस डिवाइस से जितना फोर्स निकल के आया, दोनों मैच कर गए। यहां से ये पता चलता है न्यूट्रॉनों के पास मास के अलावा और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बट इलेक्ट्रॉनों में है, प्रोटॉनों में है। तो पूछा गया उसका नाम क्या है, तो गिलबर्ट कहता है कि भाई वो बहुत पावरफुल है, तो उन्होंने उसका जो नाम रखा दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज।
तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन हो गई। और जिस किसी के पास में भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो सामने अदर इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ स्ट्रॉन्ग का म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स बनाता है। म्यूचुअल इंटरेक्शन का मतलब ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक दूसरे वाले चार्ज के साथ फोर्स लगाएगा और वो वाला भी इस पहले वाले के साथ फोर्स लगाएगा। और जब कभी भी चार्ज कहीं मिलेगा, देखो मास तो साथ में रहेगा ही रहेगा, जब कहीं पर भी चार्ज मिलेगा तो हमेशा वो मास के ऊपर क्या करता है, लीड करता है। तो इस तरीके से बच्चों चार्ज जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका था, चार्ज पिक्चर में आ चुका था। बिगिनिंग में ये इलेक्ट्रॉन के पास था, प्रोटॉन के पास था। जैसे जैसे आगे स्टडी आगे गई तो पता चला और भी बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनके पास में ये चार्ज होता है। अब फिजिक्स कहता है कि अगर कुछ है तो निकाल के दिखाओ। भाई अगर इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है तो उसको निकालो, कितनी वैल्यू का है। प्रोटॉन के पास चार्ज है, वो कितनी वैल्यू का है, निकाल के दिखाइए। भाई देखिए अगर इस पेन में लेंथ है तो निकाल के दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। मेरी बॉडी में टेम्परेचर है तो वी कैन मेजर इट। तो अगर चार्ज है, अगर चार्ज है तो इसको निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए एफर्ट्स किए गए, यानी कि क्वेश्चन आया गिलबर्ट के सामने कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बताइए कितना है। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन आया। फिर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ओवर प्रोटॉन, ये क्वेश्चन आया इनके सामने। क्योंकि अगर वो है, ये तो प्रूफ हो चुका है, लॉजिकल तरीके से ये बात प्रूफ हो गई है कि इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों में तो कुछ ना कुछ तो ताकतवर चीज है। तो अगर ये है तो इसको निकालो वैल्यू कितनी है। तो डियर गिलबर्ट साहब जो है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाए, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन वो निकाला गया तो निकल के आया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसका यूनिट कूलाम लिया गया। क्योंकि जो टॉरिसन बैलेंस डिवाइस है ना, वहां पे कूलाम का बहुत बड़ा रोल है, तो उनके रेस्पेक्ट में जो है इसको कूलाम यूनिट से रिप्रेजेंट किया गया। लेकिन ये गिलबर्ट ने नहीं निकाला, ये निकाला मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये बात पता चल पाई। तो फ्रॉम मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में आप इस एक्सपेरिमेंट को लेकर के बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। अभी फिलहाल नाम आपको देना है, नाम आपको जानना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कितना है, ये इस एक्सपेरिमेंट से पता चला। जब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना है ये पता चल गया तो गिलबर्ट एक्टिव हो गए। उन्होंने कहा कि जो चार्ज है ओवर प्रोटॉन, चार्ज ओवर प्रोटॉन इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। कैपिटल सी यूनिट है और इसका फुल फॉर्म है कूलम। क्योंकि टॉरिसन बैलेंस डिवाइस की हेल्प से ही इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्कवर हुआ था और इस डिवाइस के लिए, इस डिवाइस के पीछे कूलाम का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तो उनकी रेस्पेक्ट में चार्ज का जो यूनिट है वो कूलाम लिया गया। बट अपोजिट इन नेचर, बट अपोजिट इन नेचर। और ये बात हमको बताई है गिलबर्ट साहब ने, विलियम गिलबर्ट। और इसको बताने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उनके पास भी अपने कुछ लॉजिक थे, तो लॉजिकली उन्होंने ये बात बताई। जैसे ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर निकल के आया
तो उन्होंने लॉजिकल तरीके से अपना जो है फिर से दिमाग लगाया और पता किया कि जो प्रोटॉन पर चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है, लेकिन नेचर में अपोजिट है। नेचर में अपोजिट है मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज एक दूसरे के एंटी हैं। अब नेचर में अपोजिट है, इसका क्या मतलब है, तो वी विल डिस्कस फर्दर। तो फिलहाल यहाँ पर आज की क्लास में हम लोगों ने चार्ज का इंट्रोडक्शन कर लिया, और चार्ज प्रॉपर्टी अगर है तो उसको निकाला जाना चाहिए। तो मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकल के आया, और लॉजिकल मेथड से लॉजिकली तरीके से गिलबर्ट साहब ने प्रोटॉन पे चार्ज निकाला। कैसे क्या लॉजिक थे वो सब हमें नीड नहीं है, और नेचर में अपोजिट है ये भी उन्होंने बताया। तो इन ए नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फर्दर कि जो अपोजिट नेचर है उसका क्या मतलब है, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।